बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कैसे हैं बेटा, सब लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल इंजरी, ठीक है ना। सेल इंजरी में हमने ये देखा था कि जब कोई भी इंजरियस स्टिमुलाई सेल के ऊपर इफेक्ट करता है तो उससे ये होता है कि जो सेल है वो या तो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है या फिर उसके अंदर जो है वो तब्दीली पैदा हो जाती है, मतलब कि सेल डेथ हो जाती है। तो हम पढ़ रहे थे सेल इंजरी। तो सेल इंजरी की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ी थी जिसमें सेल के ऊपर अगर स्ट्रेस हट जाता है तो सेल वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। दूसरी हमने जो है वो पढ़ी थी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें ये होता है कि सेल के ऊपर अगर कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेथ की जानब जो है वो चला जाता है। ठीक हो गया जी, सेल जो है वो डेथ की जानब चला जाता है। तो इसमें देखिए सेल की डेथ मैंने कल भी आपको बताया था कि दो तरीकों से होती है। एक होता है नेक्रोसिस और दूसरा तरीका जो है वो एपोप्टोसिस है, ठीक है जी। तो नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस जो है ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए जो है सेल इंजरी के दौरान वो सेल्स जो इंजूरियस स्टिमुलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते उन सेल्स की डेथ हो जाती है थ्रू नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नेक्रोसिस के ऊपर, ठीक है जी। नेक्रोसिस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे, फिर इसके काजेस को देखेंगे, ठीक है जी, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और आखिर पे इसकी टाइप्स को देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस बेटा एक एंशिएंट ग्रीक लफ्ज नेक्रोस जिसका मतलब डेथ है उससे ये लिया गया है और ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का नतीजा है। और इसके जरिए क्या होता है कि इसके जरिए जो है वो सेल डेथ होती है। इसको हम एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कह सकते हैं। नेक्रोसिस को आप जो है बेटा आप इस तरह से कंसीडर करें कि जैसे कोई बंदा बम धमाका करता है तो वो खुद भी मरता है और साथ दूसरों को भी मारता है। इसी तरह नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। इसमें ना सिर्फ नेक्रोटिक सेल जो है वो खुद मरता है बल्कि जो उसके सराउंडिंग्स के सेल्स हैं उनको भी जो है वो नुकसान देता है। दूसरी जानब जो एपोप्टोसिस है उसमें देखें वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। उसको आप जो है वो सुसाइड के साथ कंपेयर कर लें कि उसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक सेल जो है उसी की डेथ होगी जो पहले से जिसकी सेल डेथ जो है वो प्रोग्राम हुई होगी, ठीक है जी। तो इसमें देखें नेक्रोसिस में आप लोग देखें नेक्रोसिस एक पुराना जो है वो यूनानी लफ्ज है और इसका ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नतीजे के बाद जो है ये होती है सेल डेथ होती है थ्रू नेक्रोसिस ड्यू टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाती हैं, ठीक है ना, और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखें जो मेजर जो अबनॉर्मेलिटीज आएंगी या जो सेल डेथ जिनकी वजह से होती है वो दो तीन वजह से होती है। उसमें पहली जो है वही है डीनेचरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन। बेटा आपको पता है कि सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर होती हैं और उन ऑर्गेनेलीज के बाहर जो है वो जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा आपके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है जी, जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है जी, जो कि बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। तो अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि सेल का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। सेल का निज़ाम दरहम बरहम होने से क्या होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। अगर एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाती है। दूसरा क्या है, देखें आपने देखा है कि जो सेल है उसके अंदर लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स के अंदर जो है लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं और वो लाइजोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो डिग्रेडेशन करवाते हैं प्रोटीन्स की, लाइक प्रोटीएजेस होते हैं, लिपिड्स की लाइक लाइपेजेस होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी होते हैं एंजाइम्स। तो उन सारे एंजाइम से क्या होगा कि जो वो सेल है उसकी अपनी जो नेक्रोसिस जिसमें हो रही होगी उसकी तो डेथ होती है बल्कि वो जो एंजाइम्स खारिज हो जाएंगे चूंकि सेल मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाती हैं नेक्रोसिस के अंदर। तो जो सेलुलर कंटेंट है वो बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही कंटेंट बाहर निकलेगा तो साथ वाले सेल जो है उनको भी जो है इन्वेड कर लेगा और साथ वाले सेल जो है उनकी भी जो है साथ ही डाइजेशन हो जाएगी या डीनेचरेशन हो जाएगी और उनकी भी जो है साथ ही डेथ हो जाती है। तो नेक्रोसिस क्या है, ये एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है। इसमें ना सिर्फ वो सेल मरता है बल्कि वो सेल अपने इर्द गिर्द के जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी साथ लेकर जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बेटा इसके देखने हैं काजेस।
अब काजेज में देखें क्या है काजेज में हाइपोक्सिया है, उसके बाद फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, बैक्टीरियल और इम्यूनोलॉजिकल। सबसे पहली जो वजह है वो है बेटा हाइपोक्सिया। अच्छा, इसकी जो टाइप्स है नेक्रोसिस की वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं उस चीज के ऊपर कि हाइपोक्सिया आर्टरीज का हुआ है या जो हाइपोक्सिया है वो वेन्स का हुआ है, या फिर अगर नेक्रोसिस हुई है तो क्या उसमें बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा उसमें अहम है। तो चलते हैं इसके काजेज की तरफ। काजेज में बेटा सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइपोक्सिया, फिर उसके बाद जो है वो फिजिकल एजेंट्स आ जाएंगे, फिर जो है वो केमिकल एजेंट्स आ जाएंगे, फिर जो है वो बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे, और आखिर पे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस सेल आर अनएबल टू मेंटेन द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। अब सेल जो है बेटा चूंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी डीनेचर हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाएगी, एंजाइमेटिक जो है वो एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी सेल की। तो इस तरह से जैसे ही सेल का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है तो सेल जो है वो अपनी मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को कायम रखने के काबिल नहीं रहता। तो जैसे ही सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो कायम नहीं रहेगी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी डाइजेशन हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे लीक हो जाएंगे। वो किस जगह पर आ जाएंगे? वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएंगे, और उस इंट्रासेलुलर स्पेस में जैसे ही आएंगे तो चूंकि वो एक बाहर निकली हुई चीज बॉडी उसको एज अ एंटीजन कंसीडर करेगी, तो बॉडी क्या करेगी कि बॉडी उसके अगेंस्ट जो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ गए हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में जो आ गए हैं इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, वो बॉडी उनको एज अ फॉरेन कंसीडर करेगी और उनके अगेंस्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट करवा देगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जिस एरिया में नेक्रोसिस होगी उन सेल्स की जो आम जुबान में क्या कहते हैं, लाशें कह लें, उन लाशों को खाने के लिए कौन आ जाएगा? उन लाशों को खाने के लिए इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस में मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह ये सारे भागे हुए आएंगे। तो इसी तरह से जिस एरिया में नेक्रोसिस होगी उस एरिया में जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो सेल जो है वो नेक्रोसिस के जरिए मर जाएंगे, तो उनको खाने के लिए जो है वो दूसरे सेल जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो आएंगे वहां पे। इसके बाद देखें द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द नेक्रोटिक सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम द लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी देखा है कि नेक्रोसिस में जो आपके बॉडी के सेल्स हैं उनकी डाइजेशन हो जाती है, डीनेचरेशन हो जाती है। तो बात समझ में नहीं आती कि भाई लाइसोसोम्स के बाहर भी तो मेम्ब्रेन होती है, तो उसकी क्यों नहीं डाइजेशन होती? तो देखिए बेटा इसमें दो तरीकों से वो एंजाइम जो है वो काम करते हैं। एक तो ये है कि जिस सेल की नेक्रोसिस के जरिए डेथ हो रही हो उसकी मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गई है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गई है, तो एंजाइम जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे। एक बात तो ये है कि उन सेल्स की जो है जिनकी डाइजेशन हो रही है उनके अपने ही एंजाइम जो हैं लाइसोसोमल एंजाइम उनकी डिग्रेडेशन जो है वो करवा देंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब उस जगह पर हमने अभी देखा है कि जैसे वो इंटरसेलुलर स्पेस में आएंगे कंटेंट्स, तो बॉडी उसको फॉरेन कंसीडर करेगी और जो इम्यूनिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या होगा कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे और उनके न्यूट्रोफिल्स के, मैक्रोफेजेस के, उन सेल्स के जो लाइसोसोम्स हैं उन लाइसोसोम्स की वजह से वो लाइसोसोम जो है वो आकर जो है यहाँ पर इन सेल्स की डाइजेशन करवाएंगे या नेक्रोसिस के एरिया को साफ करेंगे। तो दो तरीकों से जो है वो एंजाइम जो है वो काम करते हैं। एक तो उन सेल्स के अपने एंजाइम्स और दूसरा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, इओसिनोफिल्स वगैरह हैं उनके सेल जो हैं वहां पर आ जाएंगे। सो एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द नेक्रोटिक सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम द लाइसोसोमल ऑफ द डाइंग सेल या फिर ल्यूकोसाइट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, ये है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखें साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जिस सेल में नेक्रोसिस होगी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर तब्दीलियां होंगी। कैसे कि इंक्रीज इओसिनोफिलिया। भाई इंक्रीज इओसिनोफिलिया क्यों होगा? देखें आप जो सेल्स को स्टेन करने के लिए जो स्टेन यूज होता है वो बेटा उसको कहते हैं वो होता है H&D स्टेन। अब H&D स्टेन जो है वो इटसेल्फ दो स्टेन से मिलकर बनता है, हीमाटॉक्सिलिन और इयोसिन। हीमाटॉक्सिलिन जो है वो बेसिक डाई है जो कि एसिडिक पोर्शन को डाई करता है, और जो इयोसिन है वो एसिडिक डाई है जो कि बेसिक पोर्शन को डाई करता है। अब बेटा इयोसिन का कलर होता है पिंक और हीमाटॉक्सिलिन का कलर होता है पर्पल या ब्लू।
तो चूंकि इयोसिन जो है वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है और जो हीमोटॉक्सिलिन है वो न्यूक्लियस को करेगा स्टेन। अब साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो सारे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से जो भी साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ गए। तो इससे क्या होगा कि जो इयोसिन स्टेन है वो बहुत ज्यादा पिक होगा। अब चूंकि इयोसिन स्टेन जो है उसको ये पिक कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी जानिब, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इंक्रीज्ड इयोसिनोफिलिया। पिंक कलर स्टेन मतलब कि इयोसिन का जो है वो ज्यादा आपको नजर आएगा उन सेल्स के अंदर जिनमें जो है नेक्रोसिस हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें देखें एट्रीब्यूट इन पार्ट टू इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ द इयोसिनोफिल या इयोसिन टू डीनेचर साइटोप्लाज्म। तो ये जो है इयोसिन है ये साइटोप्लाज्म को डीनेचर करने के लिए, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड इट इज द पार्ट टू लॉस ऑफ बेजोफिलिया दैट इज नॉर्मली इम्पार्टेड बाय द राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि बेजोफिलिया किसकी वजह से होता है, आरएनए की वजह से इन द साइटोप्लाज्म। तो बेजोफिलिया इज द ब्लू स्टेन फ्रॉम द हीमोटॉक्सिलिन डाई इन एचएनडी स्टेन। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। इसमें मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी कहते हैं बेटा जारी शक्ल सूरत की माइक्रोस्कोपी जब आप करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, इंक्रीज इयोसिनोफिलिया नजर आएगा बस। उसके बाद क्या नजर आएंगे, उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं। देखिए होमोजीनियस अपीयरेंस है, होमोजीनियस अपीयरेंस ऑफ सेल ड्यू टू द लॉस ऑफ द ग्लाइकोजन पार्टिकल्स। तो जैसे ही ग्लाइकोजन पार्टिकल्स वहां से नहीं होंगे या ग्लाइकोजन पार्टिकल्स जो है डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उनके ना होने की वजह से जो सेल की अपीयरेंस है वो कैसी हो जाएगी, सेल की अपीयरेंस होमोजीनियस हो जाएगी। होमोजीनियस से क्या मुराद है कि एक जैसी, कोई नहीं पता चलेगा कि सेल्स के दरमियान में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो है या नहीं है। ठीक है जी, या फिर जो सेलुलर कंटेंट्स हैं सेल के अंदर, जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि सेल की जो अपीयरेंस है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस से मुराद है कि एक जैसी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा न्यूक्लियस कौन सा है और साइटोप्लाज्म कौन सा है। और क्या मार्फोलॉजिकल चेंजेस है, और में देखें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म ड्यू टू डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स। तो जारी बात है जो बच्चों का सामान वगैरह वहां पर ये देखें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, देखें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म क्या है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म ड्यू टू डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स। तो बेटा होता क्या है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। अब वो ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी तो डाइजेशन हो जाएगी ना ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन। वो एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से सेल के अंदर से जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डाइजेशन हो जाएगी, तो उनकी जगह खाली हो जाएगी और उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए माइलिन फिगर्स हैं। माइलिन फिगर्स क्या है, माइलिन फिगर फास्फोलिपिड मैसेज हैं और जो कैल्शियम सोप्स हैं ये कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, मतलब कि मार्फोलॉजी में नेक्रोटिक सेल्स के आपको इंक्रीज इयोसिनोफिलिया नजर आएगा, होमोजीनियस अपीयरेंस नजर आएगी, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म नजर आएगा, माइलिन फिगर्स और इसके अलावा कैल्शियम सोप्स। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि उसमें आपको डिसकंटिन्यूटीज नजर आएंगी प्लाज्मा में और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर। क्या नजर आएंगी, डिसकंटिन्यूटीज नजर आएंगी। ठीक है जी। तीसरा इसमें क्या है, मार्क डायलेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएगा उन सेल्स का जिनके अंदर नेक्रोसिस हो रही है। फिर अमॉर्फस डेंसिटीज हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिकली जो है वो नजर आएंगी। और उसके बाद डिसरप्शन ऑफ द लाइजोसोम। डिसरप्शन ऑफ द लाइजोसोम से क्या मुराद है कि जो लाइजोसोम्स हैं उनकी अपनी भी डिसरप्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर जो हैं वो कुछ आपको जो है नजर आएंगे और इसके बाद कैल्शियम सोप्स जो है वो नजर आएंगे। फिर उसके बाद देखिए मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या है, जो तीसरी चीज है मार्फोलॉजी में बेटा वो है न्यूक्लियर चेंजेस। अब न्यूक्लियर चेंजेस भी साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जैसे अभी हमने पढ़ी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी और उनकी डाइजेशन भी हो जाएगी। तो जहां तक साइटोप्लाज्म की बात है वहां तक न्यूक्लियस जो है वो भी उसका साथ नहीं छोड़ता। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर भी जो है वो तब्दीली जो है हो जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जौन सी तब्दीली होती है उसको हम कहते हैं कैरियोलाइसिस, पाइक्नोसिस और कैरियोरेसिस। कैरियोलाइसिस, पाइक्नोसिस और कैरियोरेसिस क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा पाइक्नोसिस जो है वो कहते हैं न्यूक्लियर श्रिंकेज को। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। तो इट इज न्यूक्लियर श्रिंकेज। पाइक्नोसिस क्या है, ठीक है ना, आपने बस ये याद रखना है कि पाइक्नोसिस क्या है, न्यूक्लियर श्रिंकेज है। ठीक है जी।
सो इंक्रीज बेजोफिलिया, जारी बात है जी, ये तो बेजोफिलिया तो होना ही है, जारी बात है। और तीसरा इसमें क्या है कि डीएनए श्रंक इनटू द डार्क मैसेज, डीएनए जो है वो पहले की तरह नहीं होगा, वो एक डार्क मैसेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क मैसेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखें पैकनोसिस में देखें न्यूक्लियर जो है डीएनए जो कि किसी न्यूक्लियस को देता है, तो वो डीएनए जो है उसका कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो डार्कली स्टेन्ड हो जाएगा। कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस से क्या मुराद है, इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिग्रेडेशन बाय द एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस की डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल है उसकी एंजाइमेटिक डाइजेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, एंजाइमेटिक डाइजेशन। फिर इसके बाद देखें कैरियोलाइसिस क्या है, कैरियोलाइसिस देखें पैकनोटिक न्यूक्लियस अंडरगोज डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो पैकनोटिक न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होगा कि उसमें डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, और मतलब कहने का ये है कि कीड़े निकालना जिसको आम जुबान में कहते हैं, तो इसमें यही होगा फिर, ठीक है ना। कैरियोलाइसिस है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने देखना है काजेस। काजेस क्या है जी, काजेस क्या है, काजेस में आप ये देख लें कि जो इसके नेक्रोसिस के जो काजेस है उसमें सबसे पहले जो है आपने देख लिया हाइपोक्सिया है, ठीक है ना। हाइपोक्सिया के बाद जो है आप में इसमें फिजिकल एजेंट से, केमिकल एजेंट से, बैक्टीरियल एजेंट से और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट से। तो इसी तरह से आप ये देखें कि जो टाइप्स है नेक्रोसिस के वो कितनी है। नेक्रोसिस की जो है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप्स जो है वो मौजूद है जो हमारी बुक्स में भी हैं। तो इसमें देखें जो न्यूक्लियस नेक्रोसिस की टाइप्स है उसमें सबसे पहले है जी केजियस नेक्रोसिस, फिर है जी फैट नेक्रोसिस, फिर फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, फिर जो है वो लिक्विड नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव, और आखिर पे जो है वो गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है। तो ये जो है ये टाइप्स हैं नेक्रोसिस की। सबसे पहले हमने कौन सी डिस्कस करनी है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस को डिस्कस। ये सबसे कॉमन टाइप है नेक्रोसिस की जो कि मौजूद होती है। इसमें क्या होता है कि टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है ना, जो टिश्यू का और सेल्स की जो अपनी साख्त है, उनकी जो दीवारें हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह, वो इंटैक्ट ही रहती हैं, ठीक है ना। ये बहुत आम बात है कि इसमें क्या होगा कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेक्रोसिस इन विच अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज। तो मतलब कि इसमें अगर कुछ डेज तक उसको रखा जाए तो बेहतरीन जो है वो रिजल्ट से हम दे सकते हैं। इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या है कि नेक्रोसिस है जिसमें टिश्यू का आर्किटेक्चर जो है वो भी महफूज रहता है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके बाद देखें इसके काजेस। काजेस में देखें काजेस क्या है, इस्कीमिया है, उसके बाद इंजरी है, बैक्टीरिया है, केमिकल इंजरी है। इस्कीमिया, इंजरी, बैक्टीरियल इंजरी और केमिकल इंजरी। तो ग्रॉस अपेरेंस में देखें इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ग्रॉस अपेरेंस में जब आप देखेंगे तो आपको पीला वो एरिया नजर आएगा, फिरम कहते हैं मजबूत को, ठीक है ना। तो फिरम भी होगा, पेल भी होगा, स्लाइटली स्वोलन भी होगा, थोड़ी सी उसके ऊपर सोजन भी आई हुई होगी। तो लेकिन बाद में जो है वो क्या होता है, बाद में यही होता है कि जो येलो कलर का जो एरिया है वो उनके पास है, जो येलो पेल येलो इनिशियली कैसा होगा, पेल, फिरम, स्लाइटली स्वोलन, और बाद में जो है ये येलो कलर का सॉफ्टन जो है और श्रिंक करता हुआ ये जो है नजर आएगा आपको। माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट सेल वॉल विद लॉस ऑफ इनर मटेरियल, ठीक है ना। आपको सेल वॉल नजर आएगी लेकिन उसके अंदर का मटेरियल नहीं आपको नजर आएगा, ठीक है ना। आइदर डीएनए और साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, या डीएनए या फिर साइटोप्लाज्म। देखें जी माइक्रोस्कोपिकली में आपको या डीएनए नजर आ सकता है या साइटोप्लाज्म नजर आ सकता है। फिर क्या है, सेल और स्वॉलन सेल जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी सेल्स की। फिर क्या है कि साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूस मोर यूसिनोफिलिक, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एओसिनोफिलिक होंगे, ठीक है ना। क्यों होंगे वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद क्या है जी, इन्फेरेक्ट है। तो इन्फेरेक्ट में क्या होगा कि लोकलाइज्ड एरिया का जो इन्फेरेक्ट है वो मैं देख लूँगा। तो इसके बाद ये देखें ना, जो माइक्रोस्कोपी है उसमें क्या होगा कि इंटैक्ट सेल वॉल होगी विद लॉस ऑफ इनर मटेरियल, मतलब कि सेल वॉल मौजूद होगी लेकिन इसका जो इनर मटेरियल है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है ना। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए या साइटोप्लाज्म, मतलब इनमें से कोई एक होगा। मतलब कि एक चीज़ जो है इसमें बच जाएगी। सेल्स जो है वो उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो मोर एओसिनोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट क्या है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है ना। तो इस तरह की ये सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये देखिए आप सेल्स को देख सकते हैं, नॉर्मल सेल्स है, उसके बाद कोआगुलेटिव सेल्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपकी स्प्लीन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में क्या है, हार्ट, किडनी और स्प्लीन, जिनमें जो है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये आप इसमें देख लें। दूसरी जो बेटा टाइप है बहुत बड़ी, वो है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अब जहाँ तक बात है कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में जो है वो सेल वॉल का जो सेल का जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो है फंक्शन जो है वो सही था। लेकिन आज जो है उसमें देखें कि जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है बेटा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है ना ये मुख्तलिफ है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस से। कैसे बड़ा, देखिए कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में जो सेलुलर कंटेंट्स है या सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट ही रहता था, सेल वॉल या सेल को कुछ नहीं होता था। इसमें क्या होगा, इसमें सारी की सारी जो सेल है उसकी डाइजेशन हो जाएगी, सेल वॉल की या सेल मेम्ब्रेन की जो भी दीवारें हैं सेल की उन सब की जो है वो डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइजेशन ऑफ द डेड सेल्स रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू इनटू द लिक्विड विस्कस मैस। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या करता है कि डेड सेल्स को खाता है और उसके बाद जो है टिश्यू को दोबारा नॉर्मल असली हालत में लेके आता है। फिर इसके काजेज देखें, काजेज में इस्कीमिया फंजाई, उसके बाद फोकल बैक्टीरिया है। तो ग्रॉस अपीयरेंस में की जब हम बात करते हैं तो ग्रॉस अपीयरेंस में जो है वो बेटा सॉफ्ट, इनिशियली वो सॉफ्ट होगा एरिया और जो है उसके बाद जो लिक्विड मटेरियल होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में देखना है तो डेड ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे, कैपिलरीज नजर आएंगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट जो आपको नजर आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बेटा, तस्वीर है ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा बेटा, इसमें मैं आपको एक बात अहम बता दूं कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में लिक्विड इसलिए होगा कि जितने लोगों ने लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है जो लोग जो है इसके साथ साथ मतलब कि ये देखे ना कि जो बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया आकर जो है सेल की डेथ करवा देगा और उस जगह पर पस प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि लिक्विड का बायस बनेगी। इसकी एग्जांपल में इन्फेरेक्ट है ब्रेन का और अब्सेस कैविटी है। उसके बाद काजेज इसके देखें, टर्न केजियस ड्राइव फ्रॉम द फ्राइल वाइट अपीयरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द नेक्रोसिस। मतलब कि ये जो टर्म है केजियस की, ये कहाँ से आई है, वाइट एरिया ऑफ नेक्रोसिस से, मतलब कि कोई वाइट कलर का एरिया नेक्रोसिस था उसके नाम से। फिर देखिए काजेज में क्या है, बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस, बेसिला है। तो ग्रॉस अपीयरेंस कैसी है जी, येलो है, ग्रैन्युलर है और सॉफन है। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में जब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर लेस सेल आपको नजर आएंगे, अमॉर्फस ग्रैन्यूल जो है वो नजर आएंगे और इसके अलावा डेब्रिस और इयोसिनोफिलिक जो है ये भी आपको वापस कर दिया जाएगा। इसमें देखें उसके बाद है ग्रैनुलम। ग्रैनुलम क्या है, अमॉर्फस ग्रैन्यूल्स इनक्लोज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ठीक है ना। अमॉर्फस ग्रैन्यूल्स इनक्लोज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी बैरियर, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी बैरियर होगा और अंदर इसके अमॉर्फस ग्रैन्यूल्स होंगे। उसके बाद देखें केजियस नेक्रोसिस क्या है, केजियस नेक्रोसिस देखें लंग्स के अंदर tuberculosis of the lungs with large area of suggestion. Once tuberculosis of the lungs with large area of congestion necrosis containing white yellow, ठीक है ना, cheesy debris। फिर है इसकी एग्जांपल में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है। फैट नेक्रोसिस क्या है, फैट नेक्रोसिस मुख्तलिफ होती है, इसमें ज़्यादातर पैंक्रियाज जो है वो ब्रेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो जाती हैं।
और इसमें देखें कि दिस अकर्स इन द कैल्मिशस अबनॉर्मलिटीज, ठीक है ना। तो अबनॉर्मल एमरजेंसी एज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, जैसे उस दिन था, तो ये है। फिर इसके काजेज में देखें, पैंक्रियाटिक एंजाइम दैट हैव लीक्ड आउट द ऑफ एंशियर सेल्स एंड डक्ट्स लिक्विफाई द membranes of the cells in the peritoneum and lipases in the पेरिटोनियम के अंदर नहीं बैठेगा, जो ये जो है ना इनका जो ये है अपना, एक मिनट, काजेज में क्या है, काजेज में बेटा देखें इसमें एंजाइम्स हैं जिनका जो सेलुलर कंटेंट है वो बाहर आ जाता है और इनसाइड सेल से, और वो डक्ट्स को लिक्विफाई करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे हल्ला गुला करते हैं। इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में देखें तो फोसाई आपको नजर आएंगे नेक्रोसिस के, जिनके जो आउटलाइंस हैं या जिनके शेडोज हैं वो आपको जो है बेसिक कैल्शियम डिपॉजिट भी नजर आ सकते हैं, कैल्शियम फास्फोरस, उसके बाद ये चीज़ें इसमें आपको नजर आएंगी। उसके बाद है बेटा ग्रॉस अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस की जब हम बात करें तो कैल्शियम विद कैल्शियम टू प्रोड्यूस ग्रॉसली विजिबल चाकी वाइट एरिया, ग्रॉसली विजिबल चाकी वाइट एरिया, जैसे कि इसमें फैट हो, तो इसमें भी देखें विच एनेबल्स द सर्जन एंड द फ्लेबोटमिस्ट टू आइडेंटिफाई द लेजन। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें फैट नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ है। फिर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पेंक्रियाज और ब्रेस्ट हैं। गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या है, इसमें देखें इट यूजुअली रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ अ क्लब जनरली लोअर लेग दैट हैज लॉस्ट इट्स ब्लड सप्लाई एंड यू हैव टू अंडरगो कोगुलेशन नेक्रोसिस। मैंने कहा नहीं, फिर इस तरह से उसने मुझे जो है ये देखिए, ये देखें, ये बेटा बड़ी अहम सी चीज़ है। ये अक्सर आपने देखा अगर जो लोग जिनको शुगर होता है और उन्हें ये हो जाता है तो उनमें ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जाएगा। फिर है बेटा फाइब्रिनस नेक्रोसिस। फाइब्रिनस नेक्रोसिस स्पेशल फॉर्म है नेक्रोसिस की, जो कि विजिबल है लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। तो इसमें थोड़ी सी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, इसमें आप अपनी मर्जी से जो है वो जा रहे हैं। इसमें देखें फिर जो फिब्रिनॉइड है वो क्या है, डिपॉजिट कैल्शियम ऑफ इम्यून सिस्टम। तो एग्जांपल इसकी बेटा आर्ट्रियोल्स हैं, पेप्टिक अल्सर है, ऑटोनोमिक डिजीजेस हैं, ठीक है ना, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें बेटा देखें आप बुक से पढ़े, रॉबर्ट से बड़ी अच्छी आपको समझ आई जाएगी, बहुत सादा और इजी अल्फाज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।